हेलो नमस्कार, जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। तो आज के हमारे इकोनॉमिक सर्वे सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष एंड द एजेंडा फॉर टुडेज डिस्कशन इज चैप्टर 12 एंड 13। दोनों चैप्टर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर पे बात करेंगे थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक बार पहले एक चीज के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने अब तक मीडिया ब्रीफिंग्स भी देख ली होंगी बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो एंड द ऑनरेबल फॉरेन सेक्रेटरी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया बाय द आर्मी इटसेल्फ। एडीजी पीआई इंडियन आर्मी के ट्वीट के द्वारा पहलगाम टेरर अटैक, जो कि एक बहुत कायराना हरकत की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, जहां पे हमारे 26 लोग शहीद हुए थे। 26 लोगों को जो है उनकी निर्मम हत्या की गई थी, है ना। सो क्या लिखा गया? जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद जय भारत। सो दैट इज ऑपरेशन सिंदूर। तो अच्छी बात क्या रही कि खुद जो है ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देने के लिए आए हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी साहब, और साथ में आए दो हमारे लेडी ऑफिसर्स। अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान के ऐसी चीजें जो हैं इंडिया, भारत जो है, आज का भारत जो है वो टॉलरेट करने के मूड में कतई ही नहीं है। अगर आप टेररिज्म को स्पॉन्सर करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देयर शैल बी अकाउंटेबिलिटी विच विल बी एक्सट्रैक्टेड, है ना। तो जैसा कि वी सॉ दैट इट वाज ऑनरेबल फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री एंड कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योम्या सिंह जिन्होंने अपडेट दिया। तो ये मेजर टेररिस्ट जो कैंप्स थे, जो पाकिस्तान का इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है पाकिस्तान के द्वारा, पीओजेके वाला एंड पाकिस्तान द्वारा, तो ओवरऑल 9 स्ट्राइक्स, 9 एरियाज को स्ट्राइक किया गया। एंड बहुत कैटेगोरिकली, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि कोई भी भारत ने कोई भी सिविलियन एरियाज को, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया है। इनफैक्ट ना ही हमने भी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया है। ये सिर्फ जो है पाकिस्तान अपनी जमीन से जो टेरर स्पॉन्सर करता है, टेररिस्ट को पनाह देता है, वहां पे शय देता है, उनको ट्रेनिंग्स और इंडॉक्ट्रिनेशन एंड एवरीथिंग विच इज बीइंग प्रोवाइड बाय द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ उसी को टारगेट किया गया है। टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया गया है। तो सल्यूट हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, टू द इंटायर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, पूरी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने इनपुट्स इतने मेटिकुलसली क्यूरेट करके, इतने मेटिकुलसली स्टडी करके दिए आर्म्ड फोर्सेस को कि वो ये स्ट्राइक्स जो है वो कैरी कर पाए। चलिए, तो ये तो हुई हमारी ऑपरेशन सिंदूर की बात, जिसके लिए दिल से जो है धन्यवाद भी है और फक्र भी है, और कह सकते हैं कि इट्स अ प्राउड फीलिंग एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते, जो भी आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पे कार्यवाही की है ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा चैप्टर्स जो डिस्कस करने वाले हैं, दो हमारे आखिरी चैप्टर्स बचे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के, दैट इज चैप्टर 12 एंड 13, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटीज एंड लेबर इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा, क्राइसिस और कैटलिस्ट। ठीक है, इसके ऊपर टोटल जो है मिक्स करके क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। एंड ये आपका जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्री का एग्जाम आने वाला है 25 तारीख को, उसके लिए हमारा चैप्टर 13 आखिरी चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का। इसी के साथ ये सीरीज जो है वो साथ ही साथ क्लोज भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विद रेफरेंस टू द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Around 26% of India's population falls in the age group of 10 to 24, contributing to a decline in the dependency ratio. Second, a declining child dependency ratio and falling fertility rates are key factors driving India's demographic advantage. Third, the total dependency ratio in India has decreased from 64 to 55 in 2021 and projected to decline further by 2026. तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हाँ जी बच्चे, प्लीज मार्क योर आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर फैक्चुअली बात की जाए तो चैप्टर ये 12 से क्वेश्चन है हमारा, और तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, तो आंसर तो बनता है हमारा ऑप्शन डी, राइट। दिस इज 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। अगर हम अपने डेमोग्राफिक प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, डेटा को देखते हैं, तो 26% पॉपुलेशन जो है वो 10 से 24 साल के ग्रुप में है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंसी रेशो। साथ ही साथ डिक्लाइनिंग चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशो, फॉलिंग फर्टिलिटी रेट्स जो हैं वो की ड्राइविंग फैक्टर्स हैं हमारे डेमोग्राफिक एडवांटेज के। ऑफ कोर्स जो एक लिमिटेड विंडो अपॉर्चुनिटी है, 2045-50 के अराउंड जो है ये विंडो क्लोज होना और श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड, टोटल डिपेंडेंसी रेशो डिक्रीज किया है 64 से 55 एंड प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन फर्दर बाय 2026। ठीक है,
चलिए, तो इसके लिए देखिए चार्ट 11.2 बी डिपेंडेंसी रेशो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 64 से डिक्लाइन करके 54, ये आपका आपका जो ये वाला कोड है टोटल डिपेंडेंसी रेशो। ठीक है, फिर ये नीचे वाला ओल्ड डिपेंडेंसी रेशो, ये 60 प्लस वाला है, ये 13.8 से 23 थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये आपका यंग वाला 0 to 14% है। ठीक है बच्चे, 2011, 16, 21, 26, 31 और 36 यहाँ तक के जो डेटा ने प्रोजेक्शंस की हुई है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ जी बच्चे, विद रेफरेंस टू रीसेंट ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिविजुअल्स एजड 15 and above decreased from 6 to 3.2% in 2023-24. Second, LFPR and WPR have shown an increasing trend in Q2 FY24 and Q2 FY25. आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन हो रहा है। Then third, proportion of self-employed workers has declined while the share of regular salaried workers has increased since 2017-18. And fourth, only 12 states and UTs fall below the national average of both WPR and LFPR for all ages. हाँ जी बच्चे, क्या लगता है क्या आंसर होगा यहाँ पे? Which of the statements given above is or are correct? हाँ जी, चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो पहली स्टेटमेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज किया है, जी सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशो अगर हम देखते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड शो किया है, दिस इज आल्सो करेक्ट फैक्चुअली। तीसरा, प्रोपोर्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो है हैज डिक्लाइंड, एक्चुअली यहाँ पे ये डिक्लाइन की जगह ऑपोजिट दिखाई पड़ता है, दिस हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा इनकरेक्ट। चौथा, ओनली 12 स्टेट्स एंड यूटीज फॉल बिलो द नेशनल एवरेज, सो यस काउंट्स तो सही हैं in both worker population and labor force participation rate for all ages. So fourth is correct. So 1 to 4 आंसर बन जाएगा हमारा ये ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 4। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। इनकरेक्ट था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड एंड रेगुलर सैलरी जॉब्स हैव स्लाइटली डिक्लाइंड। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखिए, एनालाइजिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, अगर इसको एक बार देखें तो ओवरऑल शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट डायनामिक्स, unemployment rates, national unemployment shows reduction, urban unemployment has declined, worker categories में growth in self employment and decline in casual workers, थोड़ा formalization की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। then LFPR जो आपका labor force participation rate increase हुआ है, WPR भी, worker population ratio भी and LFPR भी। and lastly अगर हम gender specific women की बात करें, in employment डिक्रीज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमें कह लो मेजरली शिफ्टिंग डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बिटवीन 2017 एंड 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हाँ जी बच्चे, चलिए शाबाश, फटाफट बताइए क्या लगता है क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। All right, first, the share of workforce employed in agriculture has increased, driven primarily by a rise in female participation. Yes, that is correct. सही है ये। इसमें अगर हम देखते हैं तो female participation has increased. Second, male participation in agriculture has increased slightly while female participation has remained constant. अब देखो यहाँ पे मेल पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो 40% से तकरीबन 36% पे आया है, तो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज बोलना गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, ये इंक्रीज नहीं हुआ है, ये इनफैक्ट तकरीबन 40% से गया है 36%। ठीक है, थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर हैव बोथ सीन अ डिक्लाइन इन देयर टोटल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। यस, दैट इज करेक्ट, ये सही है। फोर्थ, 2023-24 में मोर देन 60% ऑफ ऑल फीमेल वर्कर्स वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। यस, ये परसेंटेज जो है तकरीबन दिस इज अराउंड 64। ठीक है, तो आंसर क्या बनता है 1, 3, 4, दैट इज ये आंसर बन जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है बच्चे, आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। तो सेकंड वाज इनकरेक्ट, मेल पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 40 to 36.3%। चलिए, सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट शेयर अक्रॉस सेक्टर्स 2017-18 से 2023-24 के बीच का डेटा। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के बीच में 44 से ये 41 हुआ है, यानी कि इजाफा हुआ है। ये 12 से 11.4 -0.7% मतलब डिक्रीज।
31.1 से 29.60, अगेन अ डिक्रीज। देन चेंज इन मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट शेयर इन एग्रीकल्चर, इसमें देख लीजिए आप यहाँ पे मेल्स का डिक्लाइन एंड फीमेल्स का इंक्रीज, माइनस है, ये प्लस में है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या ध्यान रखने की बात है, क्या ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि ये ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, है ना, ट्रेंड का ध्यान थोड़ा रखेंगे तो इट वुड बी बेटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हाँ जी, विद रेफरेंस टू राइजिंग FLPR इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब वापस 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है। यस गाइस, चलिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड मीनवाइल मेक श्योर यू मार्क द आंसर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोल रही है पहली स्टेटमेंट कि LFPR शोन अ significant rise from 23 to 41%, largely driven by rural women. Yes, तो रूरल एरियाज में yes we have seen an increase, तो ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, रूरल FLPR मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज इज लिंक्ड टू इंटरवेंशंस अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना। यस, स्किलिंग एंड उन सब का फर्क पड़ा है, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज रिपोर्टेड फीमेल LFPR अबव 40%। अब देखो यहाँ पे ये गलत है, इट वॉज नॉट ऑल, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। इट वॉज आई थिंक अराउंड 7 स्टेट्स एंड यूटीज विच शोड अ 40% और मोर देन 40% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो तीसरे को हमें करना पड़ेगा इनकरेक्ट, थर्ड वुड बी इनकरेक्ट। फोर्थ, despite increase in participation, challenges like childcare, skilling, gender parity continue to hinder women's sustained integration into the workforce. Yes, that is correct only, इसमें कोई it was a no brainer actually fourth statement। तो 1 2 4 है ना, आंसर बनता है हमारा ये करेक्ट पूछा है, तो आंसर बन जाएगा आपका 1 2 और 4। ठीक है बच्चे, चलो, सो ओनली 7 स्टेट्स यूटीज हैव LFPR फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बियॉन्ड 40%, राइट। सो दिस इज द ट्रेंड गिवन इन योर इकोनॉमिक सर्वे, चैप्टर नंबर 12 पे ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आप साल देखते हैं तो 2017-18 से 2023-24 और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। यहाँ इंक्रीज हुआ था, उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ था, फिर इंक्रीज हुआ था। तो एज सच कोई स्टेडी या कंसिस्टेंट ट्रेंड तो नहीं दिखाई देता है ना। चलिए ग्रेट, लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, कंसिडर द फॉलोइंग। अब 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड वापस आपसे पूछा क्या है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट, over 80% of artisans in the khadi sector and more than half of those involved in sericulture in India are women. Okay. Second, about 1/5 of micro, small, medium enterprises are owned by women and they hold less than 20% of the board seats as of 2023. Third, WE Hub aims to support women entrepreneurs through mentoring, networking, and skill building. And fourth, primary challenge faced by rural women entrepreneurs is lack of finance with no significant issues related to skills, tech और compliance. तो आपको बताना इसमें से करेक्ट कौन सा है। हाँ जी बच्चे, what according to you should be the answer to question number 5। चलिए देखिए, यहाँ पे जो पहली ये 3 स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों करेक्ट हैं हमारी। चौथी जो है वो गलत है। क्यों गलत है कि चैलेंजेस जो हैं उसमें स्किल्स, मार्केट गैप, स्किल गैप, मार्केट्स का लिंकेज, एक्सपोजर, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो हैं चैलेंजेस पोज करते हैं। ठीक है, तो ये बोल देना कि मेजर चैलेंजेस ये है विद नो सिग्निफिकेंट इश्यूज, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो ओनली फोर्थ वाज इनकरेक्ट। चलिए चलते हैं आगे, एक बार देखते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर 12 का ही बॉक्स है, बॉक्स 12.2, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू गिव अ फिलिप टू वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के द्वारा, सरकार के मंत्रालयों द्वारा और डिपार्टमेंट्स विभागों द्वारा जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ योर प्री एंड योर मेन्स पर्सपेक्टिव। मेन्स के लिए दिस इज प्योर रॉ मटेरियल, प्योर फॉडर जो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो पहला, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। 63% ऑफ द 2.41 करोड़ एंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज किया गया सिंस 2023 जनवरी and they are women owned. Then skill development, market support, Z certification, 100% subsidy on certification for women, MSMEs. Then PMEGP, PM Employment Guarantee Program. फिर procurement of 3% procurement by central public sector enterprises reserved for women owned enterprises.
एंड लास्टली एक्सेस टू क्रेडिट। तो इसमें क्या आंकड़े हैं, आउट ऑफ 97 लाख गारंटीज अप्रूव्ड 22% वर फॉर वुमेन। ठीक है बच्चे, चलिए आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हाँ जी, विद रेफरेंस टू रीसेंट ट्रेंड्स इन वेजेस एंड अर्निंग्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब वापस पूछा क्या है, करेक्ट कौन सा। तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, चलिए शाबाश एक एक करके बताइए क्या लगता है क्या आंसर होगा। पहला, बिटवीन 2018 एंड 2024 डेली वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स इंक्रीज्ड एट अ फास्टर CAGR देन अर्निंग्स ऑफ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स। यस, ये सही है। अगर आंकड़े देखें हम तो ये 9% वर्सेस 5% है, तो बिल्कुल 4 परसेंटेज पॉइंट्स जो है हाइयर रहा है। तो ये बोलना कि एट अ फास्टर रेट ग्रो किया, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, नॉमिनल वेजेस शोन स्ट्रॉन्गर ग्रोथ देन रियल वेजेस अक्रॉस ऑल वर्कर कैटेगरीज इन रीसेंट पीरियड। देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है लेकिन एक्चुअली सही है। ठीक है, सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, रूरल इंडिया में FY25 के दौरान नॉमिनल वेज ग्रोथ फॉर वुमेन सरपास दैट ऑफ मेन इन एग्री एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यस, अगेन करेक्ट, दोनों में ये ट्रेंड देखने को मिले हमें। आखिरी, डिस्पाइट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी रीचिंग 15-year हाई इन FY24, एम्प्लॉयमेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर एक्सपैंडेड प्रोपोर्शनली एट ओवर 10%। देखो अब ये एक्सपैंड तो हुआ लेकिन ये ना इतना एक्सपैंड नहीं हुआ, इट ग्रू एट अराउंड 1.5%। ठीक है, तो चौथा हमारा प्रिसाइसली हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3 विच मीन्स ए। ठीक है, सो ये गलत था कि एम्प्लॉयमेंट ग्रू ओनली बाय 1.5% नॉट मोर देन 10%। ठीक है बच्चे, चलिए सो दिस वाज टेबल 10.2 ट्रेंड्स इन अर्निंग्स जो दिखा रहा है नॉमिनल वैल्यू सेल्फ एम्प्लॉयड रेगुलर एंड कैजुअल का। ठीक है, ये आखिरी 23-24 का। इसमें आप देख सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड, अच्छा रेगुलर 20,702, सेल्फ एम्प्लॉयड 13,279 एंड कैजुअल ₹418। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देन वेज ग्रोथ ट्रेंड्स फ्रॉम 2018 टू 2024। मेजरली देख लो क्या देखने को मिल रहा है, एवरेज मंथली अर्निंग्स ग्रो एट 5% CAGR। 2018 से 23-24 के बीच में डेली वेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स 9% के रेट से ग्रो करता है। FY25 अगर देखते हैं सितंबर 2024 तक का डेटा, रूरल वेज बढ़ा 4% मंथली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, YOY बेसिस पे। फिर FY25 अप्रैल टू सितंबर, नॉमिनल वेज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर 5.7% मेन के लिए, 7% फॉर वुमेन। देन अगेन FY25 नॉमिनल वेज ग्रोथ इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 5.5% मेन्स, 7.9% फॉर वुमेन। फिर 23-24 एवरेज emolument per hired worker rose by 13% and corporate profitability soared to a 15-year peak with 22% profit growth। लेकिन उतना जो है बाकियों को नहीं मिला। तो डेफिनेटली अगर इसको हम देखते हैं तो ये शायद हमारे इनइक्वालिटी पे कुछ फर्क डालेगा एडवर्सली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। With reference to recent trends in employment in factories and formal sector and growth in India, consider the following statements। एंड वापस पूछा क्या आपसे कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। हाँ जी, चलिए शाबाश, फटाफट पढ़िए। आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स। तब तक आप लोग बताइए क्या लगता है क्या आंसर होगा 7वें प्रश्न का। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेटमेंट, according to annual survey of industries ASI for FY23, employment in manufacturing grew by more than 7%। ये factually correct है statement। Second, large factories account for the majority of factory employment, employing nearly 80% of the total factory workers। Yes, that is also fine। Third, export services constituted the smallest share of EPFO payroll additions in FY25 data April from November। देखो ये actually largest share था, इसका स्मॉलेस्ट शेयर बोलना ऑपोजिट बात हो गई। ये आपका अगर डेटा देखते हैं सर्वे के चैप्टर 12 में 50% से भी ऊपर जाता है। ठीक है, सो थर्ड एक्चुअली हो जाएगा गलत। ठीक है बच्चे, लास्ट, नियरली हाफ ऑफ द न्यू EPFO सब्सक्राइबर्स इन FY25 बिलोंग टू एज ग्रुप 18-25। यस, दैट इज करेक्ट। सो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। आंसर बन जाएगा ये वाला। 7वें प्रश्न का आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, सो सिर्फ ये गलत था कि एक्सपर्ट सर्विसेज का लार्जेस्ट शेयर रहा 50% से ऊपर एंड सबसे स्मॉलेस्ट नहीं। तो ये आपको टेबल्स देखने को मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन फैक्ट्रीज FY23-24, EPFO पेरोल एडिशंस FY25 एंड EPFO पेरोल एडिशंस बाय एज ग्रुप FY25। तो मेजॉरिटी ये आपको 47 देखने को मिलता है। ठीक है जी,
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टेबल 12.15 इंडस्ट्री ग्रुप्स रजिस्टरिंग हायर और हाई शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें देखो ये रहा आपका फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, बेसिक मेटल्स, एपरल, मोटर व्हीकल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ग्रोथ कंपेयर टू प्री पैंडेमिक पीरियड ये दिखा रखा है राइट हैंड साइड पे इधर, और इधर दिखा रखा है परसेंटेज ऑफ दिस टोटल शेयर इन टीपी इन FY20। ठीक है, तो ये हम देख के आएंगे, इसलिए स्टेटमेंट जो है हमारी एक ही सिर्फ वहां गलत थी, तीसरी सर्विसेज वाला लार्जेस्ट शेयर जो है दिखाई पड़ता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, with reference to the role of labor regulations in job creation in India, consider the following statements, and वापस आपको पूछा गया है करेक्ट कौन सी है। तो ये सिली मिस्टेक मत करना कि करेक्ट है इनकरेक्ट है यूपीएससी में, है ना। आई नो देयर आर प्रेशर कंडीशंस, दोज आर प्रेशर कंडीशंस, बट मेक श्योर आप वो थोड़ा वहां पे कामली, है ना, हैंडल कर पाए चीजों को। चलिए पहला, द 4 लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन 2019 एंड 20 एम टू बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट विद प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट्स। Yes, that is fine only. Second, using emerging technologies like IoT, VR, and blockchain is being promoted to enhance occupational safety and streamline processes such as claims tracking. Yes, absolutely. टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तीसरा, प्रोविजंस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट आर cited as examples of excessive flexibility that discourage job creation. यार ये एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये उल्टा एक्सेसिव बर्डन ऑफ रेगुलेशन है। एक्सेसिव हम बोल सकते हैं आपको एक्सेसिव कंप्लायंस का एग्जांपल है, तो तीसरे को कर देंगे इनकरेक्ट। ठीक है, थर्ड हैज टू बी इनकरेक्ट। चौथा, टैक्स इंसेंटिव्स और मेजर लाइक टैक्स इंसेंटिव, सेफ्टी अवार्ड्स एंड सब्सिडीज फॉर मशीन सेफ्टी हैव बीन सजेस्टेड टू इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस इन इंडस्ट्रीज। हाँ ये तो ठीक है, प्रोबेबली सही स्टेटमेंट ही दिख भी रहा था हमने से, है ना। तो करेक्ट ही पूछा है, हाँ करेक्ट पूछा है, 1, 2 एंड 4 आंसर बन गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला। चलो ग्रेट। तो सिर्फ यही इनकरेक्ट था कि दीज sections are credited as examples of inflexibility, restrictive and not flexibility, having excessive compliance। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, with reference to employment opportunities arising from digital economy in India, consider the following statements। एंड वापस आपसे पूछा क्या है करेक्ट कौन सा है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट पढ़ो और बताओ क्या लगता है क्या आंसर होगा। चलो पहला, digital economy encompasses all economic activities significantly enhanced by digital tech service infrastructure and data। Absolutely correct, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, by 2025 India's digital economy is expected to exceed $1 trillion with employment opportunities spanning across these sectors: transport, beauty services and software engineering। ठीक है, 2025 खत्म होते होते तक ये प्रोजेक्शंस जो हैं बिल्कुल की गई हैं, करेक्ट। थर्ड, gig force in India is projected to comprise over 20% of the total non-agricultural workforce by 2029 and 2030। देखो अब यहाँ पे जो है ना ये ठीक है बढ़ेगा तो, बट ये इतना ज्यादा नहीं है। अगर इसको देखेंगे तो इट इज समवेयर 6%, 6 to 7%, 6.7%। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी जो है वो जाएगी बाहर, दैट वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है बच्चे, चलो आखिरी चौथा, ग्रोथ ऑफ फिनटेक इज एंटिसिपेटेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनहांसिंग फीमेल एम्प्लॉयमेंट। यस, दैट इज करेक्ट ओनली। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलो सो सिर्फ यही गलत था। गिग वर्कफोर्स प्रोजेक्टेड टू बी 6.7% टोटल नाउ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स एंड नॉट 20%, and projected to reach 23.5 crore by 2029-30, comprising 6.7% of the non-agricultural workforce and 4.1% of total livelihoods। ठीक है बच्चे, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि इनको थोड़ा जो है रेगुलेट किया जाए ऐसे कंपनीज को, ताकि जो लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं उनके वेलफेयर को भी सुनिश्चित किया जा सके, उनके जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके। ठीक है, चलो चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज ऑफ 2023 द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 1 मिलियन विद हाइड्रो पावर बीइंग एट द टॉप। यस, दैट इज करेक्ट। हाइड्रो पावर जो है वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे, सो इट इज करेक्ट। सेकंड,
Global Energy Alliance for People and Planet GEAPP collaborated with or collaborates with National Solar Mission to promote employment for women entrepreneur. ये एक्चुअली यहाँ पे कोलैबोरेशन जो है ना वो आपका है DNRLM के साथ, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM के साथ। ठीक है, तो ये नेशनल सोलर मिशन करके जो है गलत हो जाएगा, दिस विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरा गया बाहर। तीसरा, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ज्योग्राफिक आइसोलेशन पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज टू वुमेन पार्टिसिपेशन, यस दे इंडीड डू सो। देखो सीधी बात है कि अगर ज्योग्राफिक आइसोलेशन है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है, तो वुमेन पार्टिसिपेशन पे भी दिक्कत है इन ग्रीन एनर्जी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, तो ओवरऑल भी है और इस पर्टिकुलर एरिया में भी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ, डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस आर बीइंग इंप्लीमेंटेड सच एज सोलर पावर्ड मिलेट प्रोसेसिंग इन ओडिशा। यस, ओडिशा हैज टेकन दैट लीड इन दिस एरिया, सो चौथा हो जाएगा सही, विच मीन्स आंसर क्या बनता है 1 3, ये करेक्ट पूछा है 1 3 एंड 4, आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। ठीक है, सो ये करेक्ट था, ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट था कि GEAPP ने कोलैबोरेट किया है विद DNRLM एंड नॉट नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, आखिरी ओडिशा वाला जो एग्जांपल दिया गया कि आपका जो सबुजीमा FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है अंडर ओडिशा मिलेट मिशन जो है वो यूज कर रहा है सोलर PV पैनल्स को। ठीक है बच्चे, चलिए लेट्स टेक अ लुक एट दिस नाउ। चार्ट 12.19 शेयर ऑफ जॉब्स इन रीनेबल एनर्जी सेक्टर, तो सबसे ज्यादा देखो ये आपको हाइड्रो पावर कितना 44%, फिर सोलर PV 31%, बायोगैस 8%, सॉलिड बायोमास 6, विंड पावर 5, लिक्विड बायोफ्यूल्स 3 और सोलर हीटिंग एंड कूलिंग 2%। So this is how the chapter number 12 shows the distribution of jobs in different renewable sectors, renewable energy sectors. ठीक है, एनुअल रिव्यू 2024 जो आपका सर्वे चार्ट 12.10। चलिए ग्रेट, बढ़ते हैं आगे 12.19 चार्ट। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, with reference to skilling scenario in India as per the recent PLFS data consider the following statements, periodic labor force survey, और वापस यहाँ पूछा गया है आपसे कि इसमें से कौन से जो हैं वो करेक्ट है। हाँ जी बच्चे, शाबाश, फटाफट बताइए व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11। 11वें का पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ओवर 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज एजुकेशन इक्विवेलेंट और बिलो द सेकेंडरी लेवल। ये सही बात है, पर ये अनफॉर्चुनेट बात भी है कि 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज एजुकेशन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट टू और बिलो द सेकेंडरी लेवल। तो डेटा दिखाता है, ये आंकड़े हैं जो आपके जस्ट ओवर 90% है, 90.2%। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन ऑक्यूपेशंस रिक्वायरिंग एलिमेंट्री और सेमी स्किल्ड कॉम्पिटेंसीज। ये भी ठीक है कि अभी उतना हाई स्किल्ड वाला नहीं है, सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा, despite rising incomes, over 60% of the workforce earns more than ₹4 lakh annually due to improved access to higher education। ये outrightly गलत है। इस ब्रैकेट में अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो परसेंटेज जो है दैट इज जस्ट 4%। ठीक है, तो ये 60% बहुत ऊपर चला गया, ये चला जाएगा इनकरेक्ट में, दिस इज इनकरेक्ट। Fourth, one of the key challenges in India's skilling ecosystem is the mismatch between skills, yes, supplied and those demanded, of course, ये तो outrightly correct ही है। तो आंसर क्या बना 1 2 4, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11। चलो, तो यहाँ देखो, ये वैसे थोड़ा लॉजिकली भी सोचते तो कर ही सकते थे अगर आंकड़े नहीं भी पता थे तो, कि यार ये 4 से 8 लाख वाले में इतना ज्यादा 60% से ऊपर नहीं है ना, तो 4 से 8 लाख में सिर्फ 4.2% एंड लेस देन 1 लाख 46% अर्न लेस देन ₹1 लाख, राइट, ऑफ कोर्स एनुअली। चलो फिर आगे डेटा अगर देखें तो स्किल्स गैप देखो, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि ये सिर्फ जो है इस आइसबर्ग का हमें दिख रहा है कि टिप है, बाकी नीचे देखो कितने सारी दिक्कतें हैं, कितने सारे चैलेंजेस दिखाई मालूम पड़ते हैं हमें कि हमारे पास ये स्किल्स गैप जो है, अगर उसके रीजंस में जाएं नीचे बिलो दिस, ये ऊपर जो सरफेस पे दिखता है वो तो सिर्फ इतना है, उसके नीचे देखो कितना सारा कुछ और है। लो एजुकेशन, स्किल मिसमैच, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लेबर मार्केट इन एफिशिएंसीज, दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर पिक्चर। ठीक है बच्चे, चलिए
ग्रेट, मूविंग अहेड। सो चार्ट हमारे पास दो हैं यहाँ पे, कौन कौन से, 12.20 एंड 12.21, एजुकेशनल लेवल ऑफ वर्कर्स एंड ऑक्यूपेशनल स्किल लेवल ऑफ वर्कर्स। तो ये क्या दिखा रहा है अब, ओवरऑल प्राइमरी एजुकेशन और 10 years ऑफ एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन ओनली 52%। ये देखो सेकेंडरी एजुकेशन और 11 to 13 years ऑफ एजुकेशन 37.8%, और ये आ गया आपका ये बीच में 90.2% टोटल मिला के। ठीक है बच्चे, फिर सेमी स्किल्ड 65 और एलिमेंट्री स्किल 22.4, टोटल मिल गया 88.2, जो वहां पे इतने स्टार्क ऑब्जर्वेशन जो है इसमें PLFS के डेटा के अकॉर्डिंग दिए गए थे। ठीक है, चलो, परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ वर्कर्स विद अ ग्रेजुएट डिग्री 7.6, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव 2.2, स्पेशलाइज स्किल 9.3, हाई कॉम्पिटेंसी स्किल्स 2.5। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि चीख चीख के डेटा बोल रहा है कि भाई प्लीज प्रोवाइड इंप्रूव्ड स्किलिंग, स्किलिंग के ऊपर काम करना और आवश्यक है, इंप्रूव करना बहुत जरूरी है इसके ऊपर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कंसिडर द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड पूछा क्या है, करेक्ट कौन सा है। हाँ जी, आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, प्लीज मार्क योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, करंट डिस्कस। चलो, पहला, ओवर 1 crore इंडिविजुअल्स एनरोल्ड अंडर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम थ्रू ITIs थ्रू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। यस, आंकड़ा सही है, दिस इज अराउंड 1.2 crore। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। सेकंड, एज ऑफ FY25 PMKVY इंडिकेट्स अ जेंडर गैप इन एक्सेस टू स्किलिंग प्रोग्राम्स फॉर फीमेल्स। अब ये देखो जो है ना स्टेटमेंट जो हमारी दिख रही है सेकंड वाली, कि फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो हमें दिखता है इज अबव 58%। तो ये बोलना कि ये जेंडर गैप दिखाता है, ये ऑपोजिट बात हो जाएगी। इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो 50% से ऊपर है, 58%। तो ये ऑपोजिट बात कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट को क्वेश्चन नंबर 12 में हम कर देंगे इनकरेक्ट। ठीक है, इट डज नॉट इंडिकेट जेंडर गैप, इट इंडिकेट्स कि ठीक है फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है, 58%, राइट। चलो, सेकंड हो गया गलत। थर्ड, न्यू IT अपग्रेडेशन स्कीम 2024 indicates a hub and spoke model for modernizing 1000 ITIs and introduces PM internship scheme. Yes, that is absolutely fine. चौथा, स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल डिजाइन टू डेमोक्रेटाइज स्किलिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल इंडस्ट्री अलाइंड डिजिटल कोर्सेज। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1, 3, 4 आंसर बन जाएगा ये पहला, 1, 3 एंड 4। ठीक है बच्चे, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बन गया हमारा, हमने देख लिया। और ये फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जो है PMKVY में 58% है, तो ये गैप नहीं दिखा रहा है। चलो अब देखते हैं एक बारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है मेनली। तो रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, एनरोलिंग ओवर 1.24 crore इन क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है ग्रेटफुली, थैंकफुली। देन इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेटिंग विद देम टू अपग्रेड ITIs एंड हैविंग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज ऑनलाइन, ताकि रीच बढ़ सके, है ना। एंड वे फॉरवर्ड क्या है, फोकसिंग ऑन एजुकेशन, tech and vocational training. So these are all, you can say, the initiatives regarding skill development. ठीक है, देखो हमारी प्लानिंग तो खास अच्छी रहती ही है, बस ये जो है आपका एग्जीक्यूट अच्छे से हो और इसको जो है जमीन पे उतारा जाए ढंग से, तो बढ़िया, इट कैन गिव आउट गुड रिजल्ट्स। चलो देन फर्दर, ये चार्ट एक सर्वे के चैप्टर नंबर 12 दिखा रहा है, चार्ट 12.24, स्किल्स पिरामिड, टीयर्ड फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग एंड न्यू स्किलिंग। ठीक है, तो फाउंडेशनल स्किल्स, यहाँ पे मैं ये देखो सबसे नीचे क्या दिखा रहा है, ये वाला आपको दिखा रहा है फाउंडेशनल स्किल्स, फाउंडेशनल AI लिटरेसी फॉर ऑल, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ AI एप्लीकेशंस। कि भाई पता तो हो कि होता क्या है, कि चैट GPT क्या है, या गामा क्या है, ये नैपकिन क्या है, या और जितने भी अलग अलग और AI टूल्स अगर कुछ हैं तो, है ना। मतलब ये तो मैंने कुछ टूल्स अलग अलग सॉफ्टवेयर का नाम ले दिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म का नाम ले दिया, बट देयर आर अ लॉट मेनी, है ना, हर एक फील्ड स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। देन फर्दर, इंटरमीडिएट स्किल्स फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, केटर टू सर्टेन इंडस्ट्रीज और टास्क, जो मैं आप लोगों को भी कह रहा था कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, है ना।
चलिए देन एडवांस्ड स्किल्स, ये सबसे टॉप पे आ जाएगा, मतलब ये बेसिक हो गया, फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, और ये तीसरा कह सकते हो एडवांस लेवल हो गया. सो टीयर्स ऑफ स्किलिंग द वर्कफोर्स. सो दिस इज फॉर टॉप रोल्स फॉर लीडरशिप, इनोवेशन एंड यूनिक रोल्स ऑल इंक्लूडेड. सो दैट इज वेयर दिस इज, क्या बोल रहे हैं इसको, हम बोल रहे हैं स्किल्स पिरामिड. ठीक है बच्चे, चलिए ग्रेट, आई होप दिस इज अंडरस्टूड. चलते हैं आगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13. हाँ जी. With reference to India's approach towards enhancing international mobility for its skilled workforce, consider the following. अब 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है. पहला, India's diaspora population has seen significant growth, okay, increasing from around 18 to 30 million currently. That is correct. अभी अगर देखें तो ये तकरीबन 32 मिलियन पे स्टैंड करती है, तो ये करेक्ट है. First. Second, India has signed bilateral frameworks like Migration and Mobility Partnership Agreements (MMPA) and Labor Welfare Agreements to facilitate overseas employment opportunities. Yes, that is also correct. Third, NSQF जो है आपका focus solely on domestic employment and excludes इंटरनेशनल करिकुलम अलाइनमेंट. ये गलत है, इंटरनेशनल करिकुलम के साथ भी अलाइन करता है हमारा नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, तो ये हो जाएगी गलत, तीसरी हो जाएगी इनकरेक्ट. ठीक है. चौथा, इनिशिएटिव सच एज MES ई-माइग्रेट प्लेटफॉर्म एंड प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एम टू इंप्रूव प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन वर्कर्स सीकिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड. सो यस, फोर्थ इज एक्चुअली करेक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इनिशिएटिव तो 1 to 4 ये बनता है, चौथी भी करेक्ट है. आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए. ठीक है. सो दैट इज, ये इनकरेक्ट था कि इट अलाइंस विद द इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ई-माइग्रेट एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रिपेयर वर्कर्स फॉर इंटरनेशनल रोल्स. चलिए, सो दैट वाज क्वेश्चन 12. क्वेश्चन 13. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. With reference to the evolving role of artificial intelligence in the global and Indian economies, consider the following. And वापस पूछा क्या है, करेक्ट कौन सा है. हाँ जी बच्चे, पहला, between 2021-23 global corporate investments in all types of AI amounted to over $750 billion. ठीक है, ये सही है. ओवर अगर हम इसका डेटा देखते हैं तो ये $761 बिलियन था तकरीबन, सो ये करेक्ट है. Second, as per ILO, over 100 million jobs globally face immediate risk of automation due to AI. ये काफी ज्यादा हो गया आंकड़ा, ये है रिस्क, लेकिन ये तकरीबन 70 से 75 मिलियन का है. ठीक है. सो सेकंड वुड बी मार्क्ड एज इनकरेक्ट. थर्ड, NASSCOM provides that projects that Indian AI market is expected to grow at a CAGR of 25 to 35% by 2027. So this is absolutely fine. So आंसर बन जाएगा 1-3, which is ये ऑप्शन आपका बी. ठीक है बच्चे. तो सेकंड इनकरेक्ट था कि 75 मिलियन जॉब्स को रिस्क है एंड नॉट ओवर 100 मिलियन. चलिए नेक्स्ट फर्दर अगर देखें तो विजन टू वायबिलिटी. अब देखो, दिस इज अ वेरी गुड इन्फोग्राफिक हेयर. विजन टू वायबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस. पहला देखो, फर्स्ट व्हाट इट स्पीक्स ऑफ इज रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकलिटी. Translating breakthroughs into practical, widely adopted applications, this remains a challenge as currently AI shows experimental and uneven utility. तो एक बार जब नई कोई चीज आती है तो ऑब्वियसली आप उस चीज को जब एक्सेप्ट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, है ना, आप एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज में हो, तो इट वुड टेक टाइम टू really yield out results. कैसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ इज न्यूट्रल, टेक्नोलॉजी बाय इटसेल्फ इज नाइदर कि आपका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब कर देगा या बहुत ज्यादा बेनिफिट दे देगा. Yes, it will have pros and cons both depending upon how you use it, right? Second, reliability. Ensuring AI reliability is critical for real world applications as failures in key industries like autonomous vehicles या healthcare, ये बहुत ज़्यादा problematic, बहुत ज़्यादा disruptive, बहुत adverse impact create कर सकता है ना. चलिए, then further infrastructure. So AI at scale requires substantial investment in infra, including data centers, clean data pipelines and computational resources. And आखिरी जो बात करी है इसने, that is for resources, कि large models जो हैं वो resource intensive हैं, high energy consumption require करते हैं,
डिपेंडेंसी है ऑन स्कार्स मिनरल्स फॉर देयर हार्डवेयर एंड फाइनेंस मेकिंग सस्टेनेबल इनोवेशन एसेंशियल। ठीक है, कि उसमें आप जिन मिनरल्स के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है किस कंट्री में और कितनी डिपेंडेंस है, वो भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कितना सस्टेनेबली आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है बच्चे, चलिए, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चलते हैं। हाँ जी, तो 15 क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस इन मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशंस कंसीडर द फॉलोइंग। पहला, enabling institutions are primarily responsible for scaling, ensuring employability during transitions brought by technological revolutions. Yes, fine है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है। Second, ensuring institutions are aimed at incentivizing innovation, emerging technologies and steering R&D investments. देखो, ये फोकस करते हैं फाइनेंशियल और सोशल प्रोटेक्शन देने के ऊपर। इनोवेशन से खास इनका कोई नाता या लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है। तीसरा, stewarding institutions aim to strike a balance between public welfare and innovation by monitoring cross sectoral challenges. Yes, this is correct. तो क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा है, हाँ करेक्ट पूछा है, आंसर बन जाएगा हमारा 1 and 3, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। चलो ग्रेट। सो पहला कि ये कौन से इंस्टीट्यूशन है? इनेबलिंग इंस्टीट्यूशंस फोकस ऑन एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग फॉर ट्रांजिशन बिटवीन जनरेशंस। सेकंड गलत था। इंश्योरिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? विच फोकस ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिशन एंड नॉट ऑन इंसेंटिवाइजिंग इनोवेशन। इससे R&D वगैरह से इनका लेना देना नहीं है। ठीक है। तीसरा कि स्टीवर्डिंग इंस्टीट्यूशंस, स्टीवर्ड से वर्ड बन गया, स्टीवर्डिंग है ना, ये कौन से वाले हैं? जो बैलेंस करवा रहे हैं इनोवेशन को विद पब्लिक वेलफेयर एंड सेक्टोरली एजाइल, एंड आर सेक्टोरली एजाइल। तो ये बेसिकली क्या करेंगे? देखो, स्टीवर्डिंग का बता देता हूँ कि ये बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ताकि सस्टेनेबल रहे ग्रोथ। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप जो हो इनोवेशन के चक्कर में जो है आपने बाकी पब्लिक वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट वुड बी अनसस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन, राइट। चलिए ग्रेट, ये हो गया 15वां सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ये हम आखिरी वाले सवाल जो है ना आपके, जो आखिरी के 5 क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर नंबर 13 से रिलेट करते हैं। चलो, with reference to the relationship between demand elasticities and employment in the context of automation, consider the following statements. चलो पढ़ो, शाबाश। इनको 3 स्टेटमेंट्स हैं और पूछा क्या है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है? 1 2 1 3 2 3 या 1 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, लेट्स सी। पहला, हाई डिमांड elasticities indicate that automation in a sector is more likely to lead to both productivity and employment gains. ठीक है, हाई डिमांड इलास्टिसिटी का मतलब है कि डिमांड बढ़ रहा है और क्या बोल रहे हैं, मोर लाइकली टू लीड टू बोथ प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट गेन्स। हाँ, डिमांड एग्जैक्टली अगर इंक्रीज कर रहा है तो इट वुड वांट सप्लाई टू आल्सो गो अप, विच वुड मीन बेटर गेन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। सो फर्स्ट इज करेक्ट। Second, automation primarily leads to productivity effects without any significant reinstatement of labor into new roles or tasks. ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा स्टेटमेंट। देयर विल बी न्यू रोल्स, नए रोल्स जो हैं वो क्रिएट होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? देखिए, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट वुड रिक्वायर क्रिएशन ऑफ न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दूसरा हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है। तीसरा, द रीइंस्टेटमेंट इफेक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग लेबर टू ब्रॉडर टास्क विच मे रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड चेंजिंग टास्क कंटेंट इन दी सेक्टर। यस, दैट इज द बेसिक यू कैन से डेफिनेशन ऑफ रीइंस्टेटमेंट। तो तीसरा भी करेक्ट है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3। ठीक है बच्चे, चलिए, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। सो हाई इलास्टिसिटी सिग्नल दैट ऑटोमेशन कैन ड्राइव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द डिमांड। ठीक है, हाई इलास्टिसिटी का मतलब यही हुआ कि वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है इवन टू अ स्मॉल चेंज। ठीक है। दूसरा गलत था कि ऑटोमेशन टिपिकली ऑल्सो विल क्रिएट न्यूअर रोल्स थ्रू रीइंस्टेटमेंट इफेक्ट। एंड रीइंस्टेटमेंट इफेक्ट क्या है? बेसिकली ये आ गया आपका, देख लो यहाँ पे, ये मेंस के लिए भी काम आ सकता है। दिस इज द डेफिनेशन।
कि लेबर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम और लेबर बीइंग शिफ्टेड टू ब्रॉडर टास्क इंक्रीजिंग देयर ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी या फिर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चे, चलिए देन चार्ट 13.1 यहाँ पे जो दिखा रहा है हमें क्या, डिमांड इलास्टिसिटीज अक्रॉस सर्विस सेक्टर्स फॉर इंडिया। एंड इसमें देखो अच्छी यहाँ पे फाइनेंशियल में दिख रही है 1.86, रिटेल एंड हाउस होल्ड ट्रेड 1.2, हेल्थ एंड सोशल वर्क 1.3 एंड 1 से ऊपर बिजनेस में। ठीक है, बाकी इसमें 1 से नीचे दिख रही है एजुकेशन में और पोस्ट एंड टेलीकॉम में। राइट, एंड दीज आर एस्टिमेट्स बाय योर टेबल नंबर 13.1 इन योर चैप्टर 13 ऑफ द इकोनॉमिक्स सर्वे। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 17? विद रेफरेंस टू द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो 3 स्टेटमेंट्स हैं और वापस से पूछा क्या है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट, the key to a successful future of work in the age of AI is to ensure that AI acts as a labor augmenting tool rather than labor replacing one। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बारी। हाँ जी, इस वाले में क्या लगता है, सॉरी हाँ, पहले वाले में क्या लगता है, फर्स्ट में क्या होगा आंसर, मतलब फर्स्ट का क्या लगता है कि पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी या नहीं, जल्दी से बताओ। Yes, obviously we would not want it to be a labor replacing one, we would want it to be a labor augmenting one। मतलब जो क्या करे इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करे, सप्लीमेंट्री रोल प्ले करे, इसके अंदर जो है एडिशंस में हेल्प करे, ऐड करे एंड नॉट रिप्लेस। सो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली फाइन। Second, the government has allocated 500 crore for establishment of a center of excellence in AI for education to promote skill in AI। Yes, that is also correct। तीसरा, the deep tech fund of funds is aimed at funding government research institutes to accelerate AI driven innovation in academia। अब देखो ये मेनली कैटलाइज करने के लिए है नेक्स्ट जेन स्टार्टअप्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन इकोसिस्टम फॉर योर स्टार्टअप्स एंड नॉट पर से फॉर AI ड्रिवन इनोवेशन। तो ये यहाँ पे AI ड्रिवन इनोवेशन वाली जो बात है ये हो जाएगी हमारी गलत। ठीक है, सो द डीप टेक फंड ऑफ फंड जो है मेजरली किसको कैटलाइज कर रहा है, नेक्स्ट जेन आपका स्टार्टअप्स के लिए। राइट, जो पूरा का पूरा कह सकते हो आप, सरकार कोशिश तो कर रही है इकोसिस्टम क्रिएट करने का स्टार्टअप वाला। एंड इसमें देखो मेजरली हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम वैल्यू ऐड कितनी कर रहे हैं, आप कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो। क्योंकि एक बात समझो कि सिर्फ ये डिलीवरी बॉयज और ये आपका जो पूरा गिग इकोनॉमी है ये सिर्फ नहीं है यार, ये स्टार्टअप नहीं है। मतलब ठीक है ये स्टार्टअप वैसा है बट उसमें वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है कि अगर आप देखते हो कि अगर मैं आपसे वैल्यू एडिशन इन दी यू नो एंटायर एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम अगर मैं बोलूं तो आज की डेट में आप ये देखो कि जो ट्रेडिशनली वेल एस्टैब्लिश्ड कार मैन्युफैक्चरर्स थे, ऑटोमोबाइल वाले प्लेयर्स थे, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स थे, उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कितनी टक्कर दे रहा है एक ये चाइनीज ब्रांड BYD। ठीक है, ये चाइनीज ब्रांड जो है BYD, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो शायद आप, पता नहीं आपने क्यों नहीं सुना है, बट ये जो है ब्रांड अगर आप देखते हो अमेरिका का जो टेस्ला है उसको अच्छा खासा टक्कर दे रहा है कि ये कह रहे हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट वी हैव मेड इट ऑलमोस्ट रेडी है ऐसा टेक्नोलॉजी कि जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑलमोस्ट 80% तक बैटरी उसकी चार्ज करने के लिए इट वुड ओनली रिक्वायर समवेयर अराउंड 10 मिनट्स। मतलब जितनी देर में आप पेट्रोल या डीजल जाके अपना पेट्रोल पंप से भरवाते हो उससे कम समय में तकरीबन जो है 10 मिनट में 80% बैटरी इसका ईवी जो है वो पहुंच जाता है। तो अब ये देखो ना, ये है रियल में, अगर हम इसको बोलूंगा मैं कि हाँ ये रियलिटी में जो है ना ये वैल्यूएशन कर रहा है, तो ये आपने इस इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहा है। राइट, तो यही चीज जो है हमें भी करने की जरूरत है कि हम भी जो है इनके साथ AI में इतना भी हम compete नहीं कर रहे हैं। हाँ AI तो छोड़ो, अभी इसमें भी compete नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एग्जैक्टली बात सिर्फ ये है कि वैल्यू एडिशन जो है वो अच्छा होना, वो अच्छा करना जरूरी है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने क्या देखा, इसका आंसर क्या बन गया हमारा, ऑप्शन A 1 एंड 2 ये जो है गलत था। ठीक है, जिसकी वजह से ये गलत था इसीलिए हम इसको डिस्कस करने लग गए थे
कि यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर एरिया में ये तीसरी स्टेटमेंट गलत थी कि द डीप टेक फंड ऑफ फंड्स इज प्राइमरली एम्ड एट कैटलाइजिंग नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स एंड नॉट एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है बच्चे, चलो फर्स्ट करेक्ट था, थर्ड सेकंड भी करेक्ट था। ऑल राइट, सो विद दैट वी आर वाइंडिंग अप आवर इकोनॉमिक सर्वे सीरीज एंड देखो यहाँ पे मैं जाता है तो बता देता हूँ एक बारी कि जब हम बात करते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे की, तो ये सारा डेटा, ये सारी एनालिसिस, ये सारे फैक्ट्स यूपीएससी किसी ना किसी तरीके से हो सकता है आपके प्रीलिम्स में पूछ ले, प्रीलिम्स 2025 में किसी तरीके से पूछ ले। एंड ऑल्सो अगर हम देखें कि ये आपका अच्छा मेंस के लिए भी काम आ सकता है, ये आपके मेंस के लिए कंटेंट या वैल्यू एडिशन जो है वो कर सकता है। ठीक है बच्चे, तो मेक श्योर कि आप जो है एक बार इसको रिवाइज जरूर जो है कर लें। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो अच्छा लगा होगा। इसमें हमारी अच्छी खासी मेहनत भी ऑफ कोर्स गई है ना। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। एंड आज का दिन भी थोड़ा अलग ही दिन है हमारा, है ना। पहलगाम वाले इंसिडेंट, ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद, टेररिस्ट अटैक के बाद जो है थोड़ा सेंस ऑफ जस्टिस आज फील हो रहा है आफ्टर द ग्रेट ऑपरेशन सिंदूर बाय आवर ग्रेट आर्म्ड फोर्सेस। चलिए, तो इसी के साथ मैं पीयूष लूंगा आपसे इजाजत। ग्रेट सल्यूट एंड बो डाउन टू द इंटायर आर्म्ड फोर्सेस उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। चलिए, बस जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, दिस इज ऑल आई आस्क फॉर। और हाँ, बाकी कंटेंट के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट स्कैन दिस QR कोड, आप सिविल स्टैप IAS के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, वेयर यू कैन गेट ऑल द कंटेंट। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे हम खत्म कर रहे हैं आज, ये सीरीज क्लोज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लास्ट में एक बार बता देता हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप हमारे पोर्टल पे आ जाओगे, वेबसाइट पे आ जाओगे, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं करना, बस वहां पे क्लिक करके उसमें एनरोल कर लेना है और वहां पे सारे जितने वीडियोस हैं सारे मिल जाएंगे। एंड इन MCQs के जो भी हमारे PDFs हैं वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, PDFs भी। ठीक है जी, चलो, सो आई पीयूष विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। अंटिल देन, स्टे वेल, स्टे इंडोर्स एंड जो भी मॉक ड्रिल्स वगैरह हो रही हैं सरकार की तरफ से, उसमें जो है बी केयरफुल, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड एड हेल्प एंड एफर्ट में भाग लें खुद भी, और नेशन के साथ जो है इट्स टाइम टू स्टैंड विद द नेशन, फॉर द नेशन। चलिए, सो दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।